ये फोटो 1 फरवरी 1959 को ली गई थी। इसमें जो 9 लोग दिख रहे हैं ये सब यंग स्टूडेंट थे जो रसिया के उरल माउंटेन पे ट्रैकिंग पे निकले थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी ट्रैकिंग है। उनका टेंट अंदर से चाकू से काटा गया था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अंदर से काटा गया था, बाहर से नहीं। जैसे कि वो कोई चीज़ देख के डर के भाग रहे हो, वो भी नंगे पाँव। बाहर टेम्परेचर -30 डिग्री था। एक लड़की का जीभ भी कटा हुआ था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? किसने इन पे अटैक किया और ये 9 हाइकर कौन थे? ये कहानी है दैतलो पास इंसिडेंट का। और ये कहानी शुरू होता है जनवरी 1959 में एक 23 साल के लड़के के थ्रू जिसका नाम इगोर दैतलो था। ये उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का 5th ईयर रेडियो इंजीनियर स्टूडेंट था। ये बहुत ही शार्प माइंडेड था और कई हाइकिंग में पार्टिसिपेट भी कर चुका था। प्लस ये आर्ट एक्सपीडिशन में लीडर भी रह चुका था। इसीलिए इगोर ने एक और टफ विंटर ट्रैक प्लान बनाया जिसका डेस्टिनेशन था ऑथरंतन माउंटेन। ये कोई नॉर्मल कैजुअल ट्रिप नहीं था, ये कैटेगरी 3rd विंटर एक्सपीडिशन था। कैटेगरी 3rd उस वक्त का सबसे टफ ट्रैकिंग लेवल था। इस खतरनाक सफ़र पर इगोर अकेला नहीं था, उसने इस एक्सपीडिशन के लिए 9 और लोगों को चुना था। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, ये सब टॉप टियर एथलीट, इंजीनियर और सीजन्ड हाइकर थे। इनमें एक 38 साल का वर्ल्ड वार 2 का कॉम्बैट वेटरन भी था। कुछ ऐसे फीमेल इंजीनियर थीं जो पहले ट्रैक पर गोली लगने के बावजूद अपना सफ़र पूरा कर चुकी थीं। और एक ऐसा शख्स भी था जो जिंदा भालू से भिड़ चुका था। इगोर दैतलो ने जो रूट डिज़ाइन किया था उसको राउट कमीशन ने अप्रूव कर दिया। पेपर पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन असल में ये 300 किलोमीटर का सफ़र था। ट्रेन, बस, ट्रक, फिर स्की करके एक ऐसे रीजन तक जिसे लोकल मानसी लोग डोंट गो देयर कहते थे। ऑफिशियल रिटर्न डेट 12 फरवरी था, मैक्सिमम डिले 14 फरवरी तक अलाउ था। उनके पास 5 कैमरा था और पर्सनल डायरीज भी थी। अब धीरे धीरे करके 23 जनवरी 1959 यानी कि डिपार्चर का डेट आ गया। उन्होंने रात में ट्रेन नंबर 43 पकड़ी। वो ट्रेन का एक पूरा कंपार्टमेंट ऑक्यूपाई कर लिए थे। मेंबर सब गाना गा रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। फिर 24 जनवरी की सुबह वो सिरो स्टेशन पहुंचे। फिर शाम को वो इवदल के लिए ट्रेन पकड़ लिए। इसके बाद वो 25 जनवरी को इवदल पहुंचे। फिर वहां से बस पकड़ के वीज़ा के लिए निकल गए। बस का हाल इंटरेस्टिंग था। 25 लोगों की बस में 25 लोग प्लस 20 बड़े बैकपैक और स्की थे। सब इतने टाइट बैठे थे कि जगह ही नहीं था। दोपहर लगभग 2 बजे वो वीज़ा पहुंच गए। इसी जगह पर उनका दूसरा हाइकिंग टीम ब्लिनो ग्रुप से अलग होने का टाइम आ गया। दोनों ग्रुप साथ में ट्रैवल किए थे। अब दाइतलो की टीम को और ज़्यादा आइसोलेटेड रूट पर अकेले जाना था। उसके बाद 26 जनवरी को वो नॉर्थ की तरफ चल दिए। उनका डेस्टिनेशन था 41 डिस्ट्रिक्ट जो विजय से 40 किलोमीटर दूर था। इस बार उन्होंने गैस 63 ट्रक के पीछे ओपन एरिया में सफ़र किया था। ट्रक के पीछे कोई कवर नहीं था, सीधा ठंडा हवा उनके ऊपर लग रहा था। सफ़र बहुत ही अनकंफर्टेबल था। इसी सफ़र के दौरान यूरी यूदिन को बैक पेन शुरू हो गया। उसे पहले से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। शाम लगभग 4:30 बजे ग्रुप 41 डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। ये कोई नॉर्मल गांव नहीं था, ये एक छोटा सा टेम्परेरी जगह था जहाँ पे लकड़ी के काम करने वाले लोग और जियोलॉजिस्ट रहते थे। यही उनका मुलाकात एक आदमी से हुआ जिसको लोग ऑग्ने या फिर द बियर्ड कहते थे। ऑग्ने को एरिया की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसने उन्हें आगे के रास्ते के बारे में बताया, मानसी लोगों के बारे में भी स्टोरीज सुनाई जो कि उस एरिया के रहने वाले लोग थे। शाम को सबने मिलकर राउट डिस्कस किया, गाना गाया। रात को वो डॉर्मेट्री के प्रॉपर बेड पर सोए थे। ये उनका लास्ट नाइट था किसी हीटेड बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद 27 जनवरी को उनका रियल जर्नी शुरू हुआ। डीप स्नो में हैवी बैग ले जाना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी हायर किया। इस स्लेट की मदद से उनका हैवी सामान 41 डिस्ट्रिक्ट से सेकेंड नॉर्थन नाम की जगह पर पहुंचा। दिन के एंड तक वो सेकेंड नॉर्थन पहुंच गए। ये जगह बिल्कुल खाली था। 1952 से इसे छोड़ दिया गया था। घर पुराना टूटा हुआ था। फिर भी उन्हें एक वहाँ ठीक ठाक हट मिल गया जहाँ पे वो रात गुजार सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम सामने आ गई। यूरी यूदिन का बैक और लेग पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो ठीक से स्की नहीं कर पा रहा था। इसीलिए 26 जनवरी को सबने मिलकर डिसाइड किया कि यूरी यूदिन को वापस भेज दिया जाए। ग्रुप ने उस मोमेंट में कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी। फ़ोटोज़ में दिखाई देता है कि सब लोग उसको हक कर रहे थे। यूदिन के जाने के बाद ग्रुप में सिर्फ 9 लोग रह गए थे। उसके बाद 29 जनवरी को ग्रुप लोजा रिवर के ऊपर स्की करते हुए आगे बढ़ा। टेम्परेचर लगभग -13 डिग्री था, ठंड बढ़ रही थी। 30 जनवरी को उन्होंने लोजा छोड़ दिया और ऑस्पिया रिवर वैली की तरफ चल दिए। यहाँ उन्हें एक मानसी ट्रेल मिला। मानसी वहाँ के लोकल लोग थे और रेनडियर स्लेड यूज़ करते थे। इस ट्रेल पर चलना इजी था क्योंकि स्नो ऑलरेडी दबा हुआ था।
रात को टेम्परेचर -26 डिग्री तक गिर गया। 31 जनवरी को ग्रुप ऑस्पिया वैली के पास पहुंच गया। अब उन्हें माउंट ऑथरॉन्टन की तरफ चढ़ना था। चढ़ाई मुश्किल होने वाली थी, इसीलिए उन्होंने एक स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने एक लबास बनाया और उसके अंदर हैवी सामान रख दिया। प्लान ये था कि जब वो ट्रेल से वापस लौटेंगे तो ये सारा सामान वापस निकाल लेंगे। और इसी दिन मौसम भी बदलने लगा था। डायरी में लिखा था कि हवा बहुत तेज चल रही थी और स्नो गिरना भी शुरू हो गया था और हैवी क्लाउड आ गए थे। खराब मौसम होने के बावजूद ग्रुप ने चढ़ाई शुरू कर दी। उनका प्लान था कि माउंटेन पास क्रॉस करके दूसरी साइड कैंप करें, लेकिन लो विजिबिलिटी और स्टॉर्म की वजह से वो गलत डायरेक्शन में चले गए। पास क्रॉस करने के बजाय वो हाइट 1079 की स्लोप पर चढ़ गए। इस माउंटेन का नाम मानसी लैंग्वेज में खोल्त स्याखल है। लोग इसे डेड माउंटेन कहते हैं। शाम 4 से 5 बजे के आसपास उन्हें पता चल गया था कि वो रास्ता भटक गए हैं और अब वो ओपन स्लोप पर खड़े हैं। अब उनके पास दो चॉइस था, नीचे जंगल की तरफ वापस जाएं जहाँ पे हवा कम होती और लकड़ी मिल जाता, या वहीं ओपन स्लोप पर ही टेंट लगाएं। दैतलो ने डिसाइड किया कि वो स्लोप पर ही कैंप लगाएंगे। लगभग 5 बजे उन्होंने टेंट लगाया। टेंट के अंदर जाने के बाद भी उन्होंने एक मज़ेदार काम किया। उन्होंने एक फ़नी वॉल न्यूज़पेपर बनाया जिसका नाम था इवनिंग ऑथरॉन्टन नंबर 1। उसमें जोक्स लिखा गया था। डायरी में यहीं तक का स्टोरी मेंशन है। दूसरी तरफ धीमे धीमे टाइम बीतता गया और फरवरी 12 आ गया, जिस दिन ग्रुप का रिटर्न डेडलाइन था। नॉर्मली इस दिन एक टेलीग्राम भेजना होता है इंस्टीट्यूट को कंफर्म करने के लिए कि वो सब सेफ हैं। जब फरवरी 12 आया और टेलीग्राम नहीं मिला तो यूपीआई स्पोर्ट्स क्लब पैनिक नहीं हुआ। उन्होंने एज्यूम किया कि एक्सटेंडेड बफर का यूज़ हो रहा है। लेकिन उसके बाद फरवरी 17 से 19 तक फैमिलीज प्रेशर डालने लगी। फरवरी 20 को फाइनली सर्वसलॉक ऑप्सलास्ट पार्टी कमेटी ने सर्च ऑर्डर दे दिया। वॉलंटियर स्टूडेंट असेंबल हो गए। फरवरी 20 से 23 तक मैसिव सर्च चालू हो गया। शुरू में अथॉरिटीज़ को लगता था कि हाइकर ने शायद मानसी लोगों की सेक्रेट साइट को डिस्टर्ब किया होगा, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले मानसी लोगों को पकड़ा। लेकिन बातचीत के बाद हंटर कोऑपरेट करने लगे। फिर दो हंटर स्टीफन और इवॉन सर्च में गाइड बन गए। फरवरी 26 मॉर्निंग 11:30 से 12 के बीच सर्च टीम ने फाइनली टेंट देखा। टेंट स्नो में आधा ढका हुआ था और थोड़ा सा टूटा हुआ था। एंट्रेंस के पास कुल्हाड़ी रखा हुआ था। दैतलो का जैकेट वहीं पे था। स्टोव प्रॉपरली जला हुआ था और फायरवुड भी अवेलेबल था। लेकिन टेंट जिस तरह से काटा गया था वो बहुत ही शॉकिंग था। एनालिसिस से पता चला कि ये कट अंदर से किया गया था, मतलब टेंट को लोगों ने अंदर से कट किया था, शायद जल्दी बाहर निकलने के लिए। 12:30 से 1 के बीच डाउनहिल स्लोप पर सर्च किया गया। स्नो पर ढेर सारे फुटप्रिंट मिले थे। ये सारे फुटप्रिंट बेयर फीट यानी कि नंगे पाँव थे। ये फुटप्रिंट टेंट से निकल के 1.5 किलोमीटर नीचे ट्री के पास जा रहे थे। फरवरी 27 को सर्च टीम ने पहली डेड बॉडी देखी। साइबेरियन सीडर ट्री के नीचे पहली बॉडी मिली, यूरी और यूरी की। ये बेयर फुट थे, हाथ और फिंगर डैमेज था और दोरेसेंको का कपड़ा भी फटा हुआ था। और दूसरी तरफ पेड़ का डाल भी टूटा हुआ था। पेड़ पर ह्यूमन टिश्यू भी मिला था और पेड़ के नीचे फायर का रिमेन भी मिला हुआ था। फरवरी 27 से मार्च 5 तक टेंट से लेकर के ट्री के बीच में सर्च हुआ और सर्च में 3 और बॉडीज मिले, इगोर का, जिनाइदा का और रस्तम का। इगोर पेड़ से 300 मीटर दूर मिला, फर वेस्ट पहने हुए। जिनाइदा पेड़ से 330 मीटर दूर और उसका कपड़ा बाकी लोगों से काफ़ी बेटर था। रस्तम पेड़ से 480 मीटर दूर मिला और उसका फ्रंटल स्कल फ्रैक्चर था। मार्च तक टोटल 5 बॉडीज रिकवर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी 4 हाइकर मिसिंग थे। फिर मई 4 को रेविन में रिमेनिंग 4 बॉडीज मिला। उन्होंने वहाँ पे अपना सर्वाइवल अटेम्प्ट भी किया था। वो सब मेकशिफ्ट फ्लोर बनाए थे, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। डुबिनीना का चेस्ट फ्रैक्चर था और इंटरनल ब्लीडिंग थी और इसका जीभ कम्प्लीटली मिसिंग था और आँख भी मिसिंग थी। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेटर ने कुछ और शॉकिंग डिस्कवर किया। रवीना ग्रुप के बॉडीज सैडर ग्रुप के कपड़े पहने हुए थे। इसका मतलब जब सैडर ट्री के पास दोनों यूरी मर गए थे तो बाकी के सर्वाइवर ने उनके बॉडीज से कपड़े को काट कर पहन लिया था, हाइपोथर्मिया से बचने के लिए। मेडिकल एग्जामिनर ने कहा कि इंजरीज का फोर्स कार एक्सीडेंट जैसा था, लेकिन एक अजीब बात था, इतना पावरफुल चेस्ट क्रश लेकिन स्किन पर कोई भी एक्सटर्नल वुंड नहीं था, कोई भी ब्रूशेस नहीं थे, कोई कट नहीं था। इंटरनल ऑर्गन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन बाहर से सब कुछ नॉर्मल था। अब इन्वेस्टिगेशन का फेज शुरू हुआ, लेकिन कोल्ड वार का टाइम था। अथॉरिटीज़ को जल्दी और क्वाइट कंक्लूजन चाहिए था। ऊपर से प्रेशर था कि इशू को ज़्यादा पब्लिक ना किया जाए, इसीलिए केस को 28 मई 1959 को क्लोज कर दिया गया और फाइनल लाइन में लिखा गया कि हाइकर डाइड बिकॉज ऑफ द कंपेलिंग नेचुरल फोर्स।
बस इतना ही, कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। फैमिली सेटिस्फाई नहीं था, कुछ कपड़ों पर माइल्ड रेडिएशन भी मिला था, लेकिन पब्लिक रिपोर्ट में इसका कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने फायर बॉल या फिर ब्राइट लाइट भी आसमान में देखी थी। इसको लेकर के कई थ्योरीज भी बनी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये येटी ने किया है, कुछ एलियंस को बता रहे हैं, कुछ जानवर को बोलते हैं, कुछ लोग एवलांच की वजह बताते हैं, कुछ मिलिट्री टेस्टिंग को भी ब्लेम कर रहे हैं। तकरीबन 60 साल तक ऐसे ही थ्योरीज बनती रही हैं, लेकिन 2019 में रशियन अथॉरिटीज़ ने केस को दोबारा से रीओपन किया और इसके अंदर जो रीज़न बताया गया वो नेचुरल कॉज था। इसमें जो रीज़न दिया गया था वो ये था कि टेंट को स्लैब पर लगाया गया था स्नो को कट करके। स्नो कट करने की वजह से ऊपर का लेयर अनस्टेबल हो गया और वो स्लैब स्लाइड होकर टेंट के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आ गए और टेंट काट के बाहर निकल के भागने लगे। लेकिन बाहर एक्सट्रीम ठंड होने की वजह से हाइपोथर्मिया के कारण उनकी डेथ हो गई। चेस्ट और स्कल फ्रैक्चर हैवी स्नो प्रेशर से एक्सप्लेन किया गया। अथॉरिटीज़ ने क्लियरली कहा कि कोई भी क्राइम, एलियन या फिर मिलिट्री वेपन इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस नहीं मिला। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।